हाँ तो भैया, कहानी कहाँ तक पहुँच गई थी अपनी? शायद कंकाल तंत्र, हाँ कंकाल तंत्र कंप्लीट हो गया था, है ना। तो स्केलेटल सिस्टम में सारे क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कस कर ली। उसके बाद में आता है अपना रेस्पायरेटरी सिस्टम, और उसके बाद में आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज इन दोनों की अपन बात करते हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्वसन तंत्र की, रेस्पायरेटरी सिस्टम की। श्वसन तंत्र में पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम, प्रमुख अंग क्या है तंत्र का? आंसर रहेगा फेफड़े। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम, सबसे छोटी इकाई क्या है? तो एल्वियोलाई। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि गैस को या फिर किसी भी ऑक्सीजन को, CO2 को, गैस को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी ट्यूब होती है, या श्वसन में श्वास को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेवार नलिका कौन सी है? तो श्वास नलिका या ट्रेकिया। ये तीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जिनमें से ट्रेकिया पूछा गया है पीएटी में, देखोगे कलेक्शन में मिल जाएगा। फिर इसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स मतलब ये नाक के दोनों छिद्र है ना, इनको नोस्ट्रिल कहा है। और उसके बाद में आता है ब्रिज ऑफ नोज, है ना। ये जो नलिका है जो कि श्वसन में सबसे पहले श्वास को आगे बढ़ाएगी, उसको कहा ब्रिज ऑफ नोज। और जहाँ ब्रिज ऑफ नोज आगे खुल रही है, उस स्पेस को, उस जगह को कहा गया है फेरिंग्स। फेरिंग्स माने ये वाली ओपनिंग जो कि हवा, पानी और खाने तीनों चीज़ों के लिए जो है कॉमन वे का काम कर रहा है ना। मतलब जहाँ मुंह और नाक दोनों के पाइप खुल जाते हैं, उस जगह को कहा है क्या? फेरिंग्स। इसीलिए कभी कभी अपन पानी पीते और हंसने लगते हैं तो मुंह का पानी नाक से निकल आता है। तो जहाँ दोनों जगह मिल रही है, उस जगह को नाम दिया है फेरिंग्स, है ना। फेरिंग्स के बाद में आगे आता है लेरिंग्स वाला हिस्सा, और लेरिंग्स के बाद में जो ट्यूब है उसको कहा है श्वास नलिका। तो श्वास नलिका या ट्रेकिया आगे चल के खुलती है फेफड़ों के अंदर, लेकिन ट्रेकिया या श्वास नलिका में कुछ ब्रांचिंग निकलती है, कुछ शाखाएं निकलती है, जिसको कहा है ब्रोंकस। और ब्रोंकस से जो स्मॉल डक्ट निकली है, जो कैपिलरीज निकली हुई है, बालों के समान जो पतली पतली नलिकाएं निकली है, उनको नाम दिया गया है ब्रोंकियाल। ब्रोंकियाल के ही एंड पार्ट पर, टिप वाले पोर्शन पर अपन देख पा रहे हैं छोटे छोटे एयर बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन बबल्स को ही, इन बुलबुले जैसी रचनाओं को ही नाम दिया है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या काम करती है? तो गैसियस एक्सचेंज का काम करती है, गैसों के आदान प्रदान का काम करती है। कैसे करती है? तो इसको जूम करके अपन ने यहाँ बना दिया, ये दिखाई दे रहा है अपने को एल्वियोलाई। एल्वियोलाई CO2 खींचती है, ऑक्सीजन देती है, किसको? हीमोग्लोबिन को देती है, और हीमोग्लोबिन से ही CO2 लेती है। हीमोग्लोबिन कहाँ से आया है? ब्लड से। ब्लड कहाँ से आया है? बॉडी से। बॉडी से किसने पहुंचाया है? तो इन सारी बातों को जानने के लिए अपन पहले आते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से पहला क्वेश्चन बनता है कि मेन ऑर्गन, चीफ ऑर्गन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट। प्रमुख अंग क्या है? हृदय। हृदय का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। दिल का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, है ना, क्योंकि तुम्हारे लिए दिल का कुछ और ही मतलब होता है। तो यहाँ ब्लड को पंप करना प्रमुख काम है। किधर से किधर पंप करेगा? तो पहले हार्ट टू बॉडी, हार्ट टू बॉडी ब्लड पंपिंग की जाती है, और ब्लड को सप्लाई करने का काम, कैरी करने का काम कौन करती है? तो आर्टरीज, है ना। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लड सप्लाइंग यूनिट फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा उसका आर्टरीज या धमनियाँ। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आर्टरीज में, धमनियों में कैसा रक्त रहता है? आंसर रहेगा उसका शुद्ध रक्त, है ना, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन उल्टा हो जाए कि बॉडी टू हार्ट ब्लड सप्लाई यूनिट क्या है, कि शरीर से हृदय की ओर कौन पहुंचाती है? तो आएगा वेंस। वेंस में कैसा ब्लड होता है? तो इम्प्योर ब्लड, CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपल सी बात है, ट्रिक याद रखना, जब भी हार्ट टू बॉडी, हृदय से शरीर की ओर धमनियाँ, शरीर से हृदय में जा रही है तो शिरा। धमनी मतलब शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड, शिरा मतलब अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि हार्ट टू लंग्स ब्लड सप्लाइंग यूनिटीज, तो आएगा फिर पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स टू हार्ट तो आएगा पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन्स में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है। याद रखने के लिए पहले मैं ट्रिक बताता हूँ, बाद में समझाता हूँ। अभी हमने कहा था कि हृदय से शरीर मतलब धमनियाँ, शरीर से हृदय मतलब शिराएं ला रही। अब हृदय से शरीर में क्या लंग्स नहीं आते? ये भी तो शरीर का हिस्सा है, बॉडी का ही एक ऑर्गन है। तो यहाँ भी क्या आएगी? आर्टरीज, धमनी ही। लेकिन धमनियों में रक्त कैसा होता है? शुद्ध। लेकिन यहाँ तो जो बॉडी ने अशुद्ध पहुँचाया हुआ है हार्ट के पास, उसको वापस प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ही तो फेफड़ों को दिया गया है। तो
तो यहाँ जो ब्लड आएगा वो कैसा रहेगा, अशुद्ध, मतलब सारी धमनियों में शुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। धमनी मतलब कि हृदय से शरीर की ओर, हार्ट टू बॉडी, लेकिन पल्मोनरी धमनी मतलब हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी जुड़ते ही लंग्स की एंट्री हो गई, ये समझ लेना। और पल्मोनरी जुड़ते ही समझना कि उल्टा पुल्टा हो गया, जहाँ प्योर था वहाँ इम्प्योर, और जहाँ इम्प्योर था वहाँ प्योर। जैसे कि वेन्स में हमने कहा था इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन जब पी यानी कि पल्मोनरी वेन की बात हो तो फिर डीऑक्सीजनेटेड नहीं, वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। शायद ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हो तो वापस से रिपीट करके मेरी बातों को सुनो, क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार और। सारी आर्टरीज में प्योर, सारी वेन्स में इम्प्योर, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर, पल्मोनरी वेन में प्योर, है ना। आर्टरी मतलब हार्ट टू बॉडी, पल्मोनरी आर्टरी मतलब हार्ट टू लंग्स, वेन्स मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन्स मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त, वेन्स मतलब बॉडी टू हार्ट, लेकिन पल्मोनरी वेन्स मतलब लंग्स टू हार्ट। बस इतना सा ध्यान रखना। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ हार्ट टू बॉडी पहुँचाएगी धमनियाँ, धमनियों में क्या है, रक्त, रक्त में क्या है, ऑक्सीजन या दूसरी गैसेस। उनके वेक्टर का काम कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड अपन जो क्वेश्चन बन सकते हैं पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन बनता है कि वेक्टर ऑफ गैसेस या वेक्टर ऑफ ऑक्सीजन इज हीमोग्लोबिन, है ना। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ब्लड पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वहाँ भी क्या आएगा, हीमोग्लोबिन। तीसरा आता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक किसको कहते हैं, तो भी आएगा हीमोग्लोबिन, है ना। याद रखना, वेक्टर ऑफ ऑक्सीजन पूरे बॉडी में कहीं भी कहे, चाहे मसल्स में भी कहे, तो भी क्या आएगा आंसर, हीमोग्लोबिन। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि गड़बड़ करते हो। क्वेश्चन तुम्हारा ये बना हुआ है कि स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स, हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन, लेकिन स्टोरेज कहेगा तो क्या आएगा, मायोग्लोबिन। लेकिन सेम क्वेश्चन रिपीट कर दे, वेक्टर ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स, तो आप कहोगे मायोग्लोबिन, लेकिन वहाँ आएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि वेक्टर यदि कहे तो हीमोग्लोबिन ही आना है, स्टोरेज कहे केवल मसल्स में तो आएगा मायोग्लोबिन। नहीं आया हो समझ में तो रिपीट करके फिर से सुनो, है ना। तो ये हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ही हम बात कर रहे हैं एल्वियोलाई किस तरह काम कर रही। तो ये अपन ने लिखा पल्मोनरी आर्टरी, ये रही पल्मोनरी आर्टरी। कैसा ब्लड ले जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि CO2 वाला ब्लड, हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ा हुआ है। और इधर अपन देख रहे हैं पल्मोनरी वेन्स, ये रही पल्मोनरी वेन्स, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब होता क्या है कि बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आया वो उसने सप्लाई कर दिया लंग्स की तरफ, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये पल्मोनरी आर्टरी CO2 वाला ब्लड लेके आई। जब लंग्स में एंट्री करती है तो लंग्स में ही एल्वियोलाई जो है वो CO2 को ले लेती है और बदले में ऑक्सीजन को दे देती है ना। हीमोग्लोबिन की पहली पसंद है समझो ऑक्सीजन, तो यहाँ हीमोग्लोबिन CO2 लेके आया, इधर देखता है कि ऑक्सीजन पड़ी हुई है, ऑक्सीजन को इशारा करता है आ रही हो क्या, लेकिन इधर जब तक कि कुछ दिया नहीं जाएगा तब तक कि ये भी कुछ नहीं देगी, है ना। तो इधर क्या करती है एल्वियोलाई कि CO2 तो ले लेती है और बदले में ऑक्सीजन दे देती है। क्वेश्चन ये बनता है कि हीमोग्लोबिन के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, CO2 जुड़ा हो तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ी हुई हो तो मोनोकार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नोट्स में देखना, कलेक्शन में देखना अपने क्वेश्चन के, वहाँ सारी चीजें मिलने वाली है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी कि पल्मोनरी आर्टरी किस तरह काम कर रही, पल्मोनरी वेन किस तरह काम कर रही, एल्वियोलाई किस तरह काम कर रही, और इनका क्या रोल है उसमें, ठीक है। तो बेसिक यही क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों सिस्टम से। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें डीप में आता भी नहीं है, सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं और उससे ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। आज के लिए इतना ही। और कुछ लोग प्राइवेट कॉलेज के बारे में पूछ रहे थे, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट मांग रहे थे, तो काफ़ी हद तक मैंने उसको जो है समराइज़ करके पिछले वीडियो लेक्चर में 2 वीडियो उसी के नाम पे बनाए हैं, उसमें सारी चीज़ मैंने बता दी है। हो सकता है 1-2 यूनिवर्सिटी छूट रही हो, जैसे भीमराव अंबेडकर महू का बिल्कुल एफिलेटेड है वो, कई सारे लोग पूछ रहे थे, है ना। तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप लोग अगर चाहें तो वहाँ सर, अच्छा कुछ लोग पूछ रहे थे सर पहले PAT का एग्ज़ाम देते हो, भाई मैंने भी यही बोला है, मैंने नहीं कहा कि तुम पहले प्राइवेट में जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज लो पहले, मिल जाए तो बेस्ट ऑप्शन है।
लेकिन प्राइवेट कॉलेज के साथ एक कंडीशन है, आप पीएटी तक इंतज़ार करोगे और अगर वहाँ की सीट फुल हो जाती है तो फिर वो प्राइवेट है, वो उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, फिर वो डोनेशन भी मांगेंगे और सारी चीज़ें वहाँ चलती है ना, आप लोग समझ रहे होंगे। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई इम्पॉसिबल है अपने लिए, तो हो ही नहीं रहा है अपना, फालतू मन समझाने से क्या मतलब है, अगर ऐसी कंडीशन हो अंदर मान के ही बैठे हो तो उस कंडीशन में प्राइवेट में जाना ही हो तो प्राइवेट में जाने से अच्छा है आप जो एफिलिएशन वाले कॉलेज है यहाँ जाएँ, है ना, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।